जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज है डे 12 ऑफ आवर सीरीज, जो कि है आपकी प्रतिज्ञा सीरीज। सीपीएफएससी एग्जाम के लिए हम रन कर रहे हैं सीरीज को। इस सीरीज में बेसिकली हम डेली एक टॉपिक आपको कराते हैं कवर। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, 40 दिन के अंदर हम 40 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है देखने को आपको जरूर मिलेगा। आज का जो है डे 12, इसमें हम बात करेंगे आरबीआई और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। काफी बार आपने वर्ड सुने होंगे, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिजर्व रिवर्स रेपो रेट, ये सब। तो इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आरबीआई की मॉनेटरी जो टर्म्स होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। जिन लोगों ने ऑलरेडी ये टॉपिक कवर कर लिया है या फिर इकोनॉमिक्स के मैराथन वगैरह भी देख लिए, तो भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो है हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सीपीएफ के क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली सारे के सारे डाल दिए हैं। आप देखेंगे सीपीएफ के क्वेश्चंस को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सीपीएफ वैसे 2023 में क्वेश्चन आया, 24 में क्वेश्चन आया, 23 में एक और क्वेश्चन आया। देन आपका 2008 में सीपीएफ में क्वेश्चन आया, 2013 में आया। उसके अलावा भी जो है यूपीएससी के 2 एग्जाम में आया है, सीडीएस के अंदर आया है। यानी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ईजी है। अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो आपको ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आज से जो है पीआईबी फर्स्ट के आपके 500 प्लस क्वेश्चन जो हमने प्रॉमिस किया था आपको, आज आपके उसमें डल जाएंगे पोर्टल में। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म में देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टाइम बहुत बचेगा आपका। जाओ जाके टेस्ट दो, 100 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन, इस तरीके से टेस्ट है आपके। 100 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो, जस्ट जाओ टेस्ट दो और पता चल जाएगा आपको कितना क्या आपने पढ़ा है। जो चीजें नहीं पढ़ी हैं उसको आप जो है रिवाइज कर सकते हो। 151 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे रिपोर्ट काउंटर आर्गुमेंट के टॉपिक मैंने प्रिपेयर किए विद सॉल्यूशन। कुछ कोट्स इसके अंदर डाले हैं और काफी सारी चीजें जो है इस पूरी बुकलेट्स के अंदर डाली हैं। टोटल जो है पूरा मटेरियल आपको ये वाला पीडीएफ के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो और जो है पेपर 2 की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। इसको, इन दोनों कोर्सेज को लेने के लिए स्टडी फंड ऐप पे जाइए, वहाँ पे जो है दोनों कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आरबीआई के बारे में। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा आरबीआई नोट, आपने देखे होंगे, तो नोट के ऊपर जो है जनरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के साइन होते हैं। ठीक है, आरबीआई बेसिकली अगर कॉमन सेंस में बात करी जाए तो आरबीआई सभी बैंकों का बैंक है। ठीक है, यानी कि पूरे देश में जो है सबसे बड़ा बैंक जो है वो आपका आरबीआई है। ये जो है आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, जो कि पूरे देश की मनी सप्लाई और इन सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, देश में महंगाई होती है, घटती है, बढ़ती है, ठीक है, ये सब चीजें ऑल रिलेटेड टू व्हाट आरबीआई। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में अगर देखा जाए तो आरबीआई क्या है? बैंकर्स का बैंक है। यानी बैंकों के ऊपर भी कोई बैंक है तो वो आरबीआई है आपका। ठीक है, गवर्नमेंट और बैंक के बीच में जो है काफी तालमेल बना के रखता है। आम जनता को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो उन सब चीजों को लेके जो है आरबीआई आपका चलता है। ठीक है, अभी आगे धीरे धीरे करके देखेंगे आरबीआई का काम क्या क्या होता है। सबसे पहले बेसिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं आरबीआई के रिलेटेड। बेसिक फैक्ट क्या है? रिकमेंडेड बाय हिल्टन यंग कमीशन 1926। हिल्टन यंग कमीशन 1926 में जो है इसको रिकमेंड किया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछ सकते हैं आपसे 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। तो 1 अप्रैल 1935 को जो है बन के तैयार हो गया था। इनिशियली जो है इसकी ऑनरशिप प्राइवेट ऑनरशिप थी। नेशनलाइज इसको जो है 1 जनवरी 1949 को किया गया। हेडक्वार्टर जो इसका मुंबई में है। पहले कोलकाता में होता था, बाद में इसको मुंबई में जो है शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों। कंट्रोल बाय व्हाट? आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करता है। करंट गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा जी जो है 2024 में बने थे और अभी तक भी करंटली सर्विंग है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है आरबीआई की है, 2016 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, एक अमेंडमेंट किया गया था आरबीआई एक्ट के अंदर उसके बाद। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और अर्लियर। ठीक है, कंपोजिशन जो होती है बोर्ड की, उसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नर गवर्नमेंट के होते हैं। आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उसके चेयरपर्सन होते हैं। और फंक्शन क्या क्या है आरबीआई का? डिसाइड करना रेपो रेट। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। डिसीजन बाय द मेजोरिटी वोटिंग और ईच मेंबर हैज 1 वोट। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स अबाउट योर आरबीआई। अब आता है मेन मुद्दा कि काम क्या करता है आरबीआई। ठीक है, इतनी चीजें तो गिनवा दी सर आपने। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ आरबीआई एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ आरबीआई? आरबीआई करता क्या है? आरबीआई बहुत सारे काम करता है इंडिया के अंदर। लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता है, रेपो रेट बोलते हैं उसको। ये डिसाइड करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। ठीक है, अलग अलग टूल्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। जस्ट इतना समझिए, अगर महंगाई को बढ़ाना है, घटाना है, वो सब आरबीआई के हाथ में आपका। ठीक है, देन है आपका नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। यानी महंगाई को कंट्रोल के अंदर जो है रखता है आपका। इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लिक्विडिटी बढ़ाता है, घटाता है, ग्रोथ को पुश करता है। ठीक है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? जो आपका पैसा है मार्केट के अंदर उसको बढ़ाना घटाने का काम भी जो है आरबीआई करता है। बढ़ेगा घटेगा कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बैंक्स को रेगुलेट करता है। कौन बैंक खुलेगा, किसका चलेगा, कैसा चलेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? और करता है आपका आरबीआई। ठीक है, एनबीएफसी को कंट्रोल करता है। फाइनेंस कंपनीज को भी मॉनिटर करता है। ठीक है, बेसिकली रक्षक है ये।
ऐसा नहीं है कि आम जनता ने जो है अपना पैसा डाला किसी बैंक के अंदर और बैंक भाग गया तो लोग जो है देखते रहेंगे, नहीं, वो लाइसेंस वगैरह सब जो है आरबीआई जो है देता है। इंस्पेक्शन एंड ऑडिट करता है, बैंक्स गलत काम ना करे उसके लिए जो है आरबीआई इनके ऊपर वॉच करता है बेसिकली। डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करता है, आम आदमी का पैसा सेफ रहे इसकी जिम्मेवारी भी आरबीआई की है। फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रखता है, यानी कि क्राइसिस ना आए मार्केट में, कभी भी ऐसा ना हो कि पैसे ही खत्म हो गए, एटीएम में पैसे ही नहीं है। एटीएम में पैसे तो बैंक का काम डालना है, लेकिन ये इंश्योर करना कि सब एटीएम में पैसे हों, ये आरबीआई देखता है। फॉरेक्स मैनेज करना है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज का सिस्टम कंट्रोल करता है। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि आई थिंक गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ जो है पंप किया आरबीआई में, ऐसा कुछ समथिंग तो न्यूज़ थी। फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करता है, यानी कि डॉलर गोल्ड के रिजर्व को कौन मॉनिटर करता है, आरबीआई करता है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल करता है, रुपये को स्टेबल रखने की जो है कोशिश करता है। अब काफी न्यूज में था आरबीआई, इसलिए आरबीआई के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी है 4th प्लेस से घट के जो है अब 6th प्लेस पे आ चुकी है, और आरबीआई ने जो है काफी न्यूज में था आरबीआई यहाँ पे, ठीक है। करेंसी इशू करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 रुपए से लेके 2,000 के नोट को जो है आरबीआई प्रोड्यूस करता है। गवर्नमेंट जो है वो 1 से लेके 100 के जो सिक्के जो होते हैं वो कौन करते हैं, गवर्नमेंट करती है। और 1 रुपए का नोट जो है ये भी कौन करता है, ये भी जो है आपका गवर्नमेंट करती है, ठीक है। आरबीआई जो है 1 रुपए का नोट और कॉइन वगैरह इशू नहीं करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, 2 से लेके 2,000 तक के नोट। खराब नोट को डिस्ट्रॉय करता है, पुराने खराब नोट जो हो जाते हैं उसको सर्कुलेशन से पंप आउट करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। करेंसी सप्लाई को मेंटेन करता है, मार्केट में कैश की कमी ना हो इसलिए इस चीज को आरबीआई देखता है। गवर्नमेंट का बैंकर है, सरकार का अकाउंट आरबीआई में ही होता है, तो गवर्नमेंट का जो पैसा जमा होता है आरबीआई के अंदर होता है। गवर्नमेंट का एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइस देता है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, सब जो है आरबीआई करता है। पब्लिक डेट मैनेज करता है, सरकार के लोन्स को हैंडल करता है। सरकार मान लो किसी से लोन ले रही है, इंटरेस्ट देना है, ये सब चीजें कौन देखता है, आपका आरबीआई देखता है। क्यों देखता है, क्योंकि आरबीआई के पास पैसा है गवर्नमेंट का। बैंक्स का बैंकर है, बैंक अपना पैसा आरबीआई में रखते हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, जब बैंक फंस जाए तो आरबीआई उनको लोन देता है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है उसके पास कर्जा हो गया 1,000 करोड़ का, तो 1,000 करोड़ जो है बैंक आरबीआई से ले सकता है, ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल करता है, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर से पैसा कंट्रोल जो है आरबीआई कर लेता है। लिक्विडिटी कंट्रोल करता है, मार्केट में पैसा बढ़ाना घटाना। क्लियरिंग हाउस का काम करता है, बैंक्स के बीच में पेमेंट सेटलमेंट करानी हो अगर दो बैंकों के बीच में तो भी आरबीआई देखता है। पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करता है, जितने भी आपके यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस होते हैं सब मैनेज करता है आपका आरबीआई। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करता है, गांव गांव तक बैंकिंग सिस्टम को पहुंचाता है। किसका काम होता है, ये आरबीआई का काम होता है, ठीक है। हालांकि बैंक अपनी ब्रांचेस खोलेंगे बट आरबीआई जो है कंडीशंस रखता है कि इतनी ब्रांचेस आपके गांव में होनी चाहिए, इतना ऐसे वैसे ये वो। रिपोर्ट पब्लिश करता है, एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है, मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट पब्लिश करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, जिससे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीद के बेच के जो है, जिससे ओवरऑल आपकी लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी देता है, बैंक्स को इमरजेंसी शॉर्ट टर्म लोन देता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है बैंक को 7 दिन 15 दिन के लिए बहुत ज़्यादा जो है पैसे की जरूरत होती है, उनको पता है उनका पैसा आ जाएगा बट अभी नहीं है, तो उस केस के अंदर जो है बैंक्स को इमरजेंसी पे लोन दिया जाता है, इसको बोलते हैं एमएसएफ। देन आपका स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी जो है, बैंक का एक्स्ट्रा पैसा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है विदाउट कोलेट्रल, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मॉनिटर करता है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई के जो सेक्टर है इनको सुचारू रूप से लोन मिल सके उसको भी जो है इंश्योर करता है आरबीआई। स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक को रेगुलेट करता है, नए बैंकिंग मॉडल्स को कंट्रोल करता है, जैसे एनबीएफसी बैंक आपके है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, उन सबको। RBI is a banker to the bank. Bank have current account with RBI, clearing interbank transactions. RBI keep deposit with RBI. Oh, sorry, bank keep deposit with RBI. RBI give loan to the bank. RBI advises bank on the monetary matters. Lender of the last resort. ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद बैंक के मर्जर्स को देखता है, यानी कि कौन सा बैंक खुलेगा, कौन सा मर्ज होगा, कौन सा बंद होगा, सबको आरबीआई देखता है। लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, रूल्स फॉलो कोई अगर बैंक नहीं करता है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं। देखा होगा ना आपने कि एसबीआई के ऊपर इलीगल प्रैक्टिस, अनफेयर प्रैक्टिस करने के लिए 5 करोड़ का फाइन लगा, तो सब जो आरबीआई देखता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम को सपोर्ट करता है, जनधन अकाउंट हो गए, रूरल बैंकिंग को पुश करता है आरबीआई। लीड बैंक स्कीम सुपरवाइज करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैंकिंग का डेवलपमेंट भी आरबीआई देखता है। क्रेडिट फ्लो को मॉनिटर करता है, कौन से सेक्टर में कितना लोन मिल रहा है ये सब कौन ट्रैक करता है, आपका आरबीआई ट्रैक करता है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, अप्रोक्सीमेट 4% टारगेट को मेंटेन करके रखता है आरबीआई कि भाई इन्फ्लेशन 4% से ज़्यादा ना बढ़े। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट डेवलप करता है, बॉन्ड मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाता है दोस्तों। मनी मार्केट रेगुलेट करता है, शॉर्ट टर्म लैंडिंग सिस्टम जो आपका होता है उसको कंट्रोल करेगा ताकि पैसे की दिक्कत ना हो। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट करता है, यानी कि लोगों को बताता है कि बैंकिंग क्या है, कैसे आपको करनी चाहिए, खाता खुलवाओ, यूज करो। फ्रॉड मॉनिटरिंग प्रिवेंशन, सॉरी, बैंकिंग फ्रॉड्स के ऊपर नजर रखता है, ठीक है। बैंक्स को डायरेक्शंस देता है
कि आप अब आपने देखा होगा काफ़ी बार जो है बार बार आपको बोलते हैं पासवर्ड बदलो, स्पेसिफिकली एसबीआई वाले। तो वो सब जो है बैंक आरबीआई जो है उनको पुश करता है कि भाई ताकि कस्टमर का पैसा आपके पास सेफ रहे, ठीक है। चलिए, अब ये आ गया कि आपका 1 रुपये का नोट जो है ये कौन पब्लिश करता है, 100 का कौन करता है। तो सिंपल याद रखना, 2 से लेके 2000 तक के सभी नोट जो है कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपये का जो नोट जो होता है, 1 रुपी नोट, इसको कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी के इस पे साइन होते हैं विथ सचिव के, ठीक है। तो ये याद रखना है आपका। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई इन इंडिया। सीपीएफएससी 2009 में पूछा गया था। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल है बैंकर टू द गवर्नमेंट। कीपिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी रखता है। इशू ऑफ द 1 रुपी कोइन एंड नोट, ये नहीं है। ये काम किसका है, आपका फाइनेंस सेक्रेटरी का काम है, ठीक है। रेगुलेटिंग क्रेडिट इन द कंट्री, ये भी कंट्रोल करता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है पब्लिकेशंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या क्या पब्लिश करता है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया। बाय द वे, फ्री पीडीएफ जो है इसका पूरा का पूरा आपका स्टडी फंडा यूपीएससी के चैनल पे मिल जाएगा आपको। स्टडी फंडा यूपीएससी, वहाँ से जाके इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दिया है आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आते हैं आपकी पब्लिकेशन, यही वाला, ठीक है। इसको देख ही लेते हैं एक बार थोड़ा सा। पब्लिकेशन ऑफ आरबीआई, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, एनुअली करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली करता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट हाफ ईयरली करता है। रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हाफ ईयरली। बाई मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्वार्टरली। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्वार्टरली। और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, ये भी करता है, ठीक है। तो ये 8 अलग अलग तरीके की जो है रिपोर्ट पब्लिश करता है आरबीआई, ठीक है जी। ये इनके बारे में डिटेल से कौन क्या क्या है। देन आ जाइए। अब यहाँ पे ना दोस्तों, दो तरीके के वर्ड आपके यूज होंगे। आगे एक यूज होगा वर्ड लाइबिलिटी, एक होता है एसेट, ठीक है। आरबीआई के लिए लाइबिलिटी क्या है और एसेट क्या है। सबसे पहला लाइबिलिटी है करंट करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, ठीक है। अब आपने देखा होगा एक 100 रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा होता है, ये देखिए यहाँ पे, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक है, शांतिकांत कांत दास। इसका मतलब क्या है, जिस बंदे के पास ये कागज का नोट होगा 100 रुपये का, तो कोई उसको पैसा दे या ना दे, या कुछ भी सामान दे या ना दे, आरबीआई की जिम्मेवारी बनती है कि उसको 100 रुपये की वैल्यू जो है वो मिलनी चाहिए। तो ये करेंसी जो नोट है, ये आरबीआई के लिए क्या है, ये आरबीआई के लिए है लाइबिलिटी, ठीक है। वोल्ट कैश, एक सेकेंड, वोल्ट कैश हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक्स के अंदर जो कैश रखा हुआ है वो भी आरबीआई के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि देना है उसके पैसे। गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो है आरबीआई के पास है, तो वो गवर्नमेंट को देनी है वापस। और अदर लाइबिलिटी छोटी मोटी। एसेट क्या क्या होते हैं दोस्तों आरबीआई के पास, फॉरेन करेंसी एसेट, यानी कि फॉरेन का जो पैसा है वो एसेट है आरबीआई के लिए। बिल परचेजेज एंड डिस्काउंट, जो भी बिल परचेज करता है आरबीआई किसी से और जो डिस्काउंट उसको मिलते हैं वो सब जो उसके एसेट है। कोलेट्रल्स बाय द कमर्शियल बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक कोई कोलेट्रल रखते हैं आरबीआई के पास, वो उसका एसेट है। लोन एंड एडवांसेस, कोई भी आरबीआई से जो है लोन ले रहा है, ठीक है, तो पैसा तो देगा वापस, तो वो उसके लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। रुपी सिक्योरिटी, गोल्ड कोइन बुलियन, ये सब जो है आरबीआई के एसेट हैं, और ये सब जो है आपके आरबीआई की लाइबिलिटी है। सिंपल समझिए, लाइबिलिटी वो चीज़ है जो आरबीआई को देना है, रिटर्न करना है। एसेट आरबीआई के पास है या आरबीआई उससे पैसे कमा रहा है, ठीक है। चलिए जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे एग्जाम्पल मैंने डाले हैं, जैसे करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो नोट तुम्हारे पास है आरबीआई की लाइबिलिटी। एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 500 का नोट है, आरबीआई को तुम्हें वैल्यू देनी पड़ेगी 500 रुपये की। कैश रिजर्व रेशो, बैंक का पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है, वो आरबीआई को देना है वापस। गवर्नमेंट डिपॉजिट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई में पड़ा हुआ है। और अदर लाइबिलिटी मिसलेनियस ऑब्लिगेशन, जो आरबीआई को फुलफिल करनी है। एसेट, फॉरेन करेंसी नोट, डॉलर, यूरो वगैरह आरबीआई के पास पड़ा है, तो एसेट आरबीआई का। गोल्ड बुलियन, गोल्ड के रिजर्व आरबीआई के हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट को लोन दिया, बदले में उसको बॉन्ड मिला, ये क्या हो गया, उसका एसेट हो गया। लोन एंड एडवांसेस, बैंक्स को जो लोन दिया है वो वापस आएगा, तो पैसा है आरबीआई का, तो एसेट हो गया। बिल परचेज डिस्काउंट, शॉर्ट टर्म लैंडिंग इंस्ट्रूमेंट, ये जो है आपका पैसा आरबीआई का ही है। कोलेट्रल फ्रॉम बैंक, लोन के बदले बैंक ने सिक्योरिटी जो दी है, वो सिक्योरिटी जब वापस कर देगा आरबीआई, तो पैसा मिल जाएगा। ये सारे क्या हो गए, आपके लाइबिलिटीज और आपके एसेट्स हो गए। सब्सिडरी ऑफ आरबीआई क्या क्या है, मेन सब्सिडरी ऑफ आरबीआई क्या है, भारत रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यानी वो संस्था जो आपके नोट पब्लिश करती है। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, REBIT। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, उसके बाद DICGC और IFTAS, ये आप जो है पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं आपकी।
What are the quantitative instrument? These are the monetary policy tool used by RBI to control money supply, inflation and credit availability in the economy. RBI के हाथ में है मनी सप्लाई. फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर 10,000 रुपए हैं, ठीक है, तो आरबीआई चाहे तो इस 10,000 को बढ़ा के 11,000 भी कर सकता है. मार्केट मतलब पूरी कंट्री की बात यहाँ पे हो रही है. अगर आरबीआई चाहे कि नहीं यार 10,000 रुपये तो ज़्यादा है मार्केट में, एक काम करता हूँ 8,000 होने चाहिए मार्केट में, तो 2,000 ज़्यादा है तो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है. क्रेडिट अवेलेबिलिटी, जो क्रेडिट यानी कि 10,000 टोटल मार्केट में पैसा पड़ा है, अब आरबीआई चाहता है कि 5,000 जो है इस 5,000 रुपये जो है लोगों को लोन के तौर पे मिलने चाहिए. तो इसके पास कुछ ऐसे हथियार हैं, टूल्स हैं जिनका यूज करके ये 5,000 को 6,000 भी कर सकता है और 5,000 को 4,000 भी कर सकता है, ठीक है. दीज अफेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम रादर देन स्पेसिफिक सेक्टर, पूरे बैंकिंग सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं. मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इट इज द प्रोसेस बाय विच अ कमर्शियल बैंक लाइक आरबीआई और द फेडरल बैंक reserve manages money supply, interest rate and credit availability to achieve microeconomic goal like price stability, low inflation, sustainable economic growth. ये सब चीज़ें जो है करते हैं. Importance of quantitative instrument, कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है तो घटा देंगे, घट रही है तो बढ़ा देंगे. रेगुलेट क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी, पैसा इकोनॉमी में डालना निकालना. एंश्योरिंग बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी, बैंकिंग सिस्टम चलता रहे सुचारू रूप से. एनकरेज और डिस्करेज बोरोइंग एंड लेंडिंग बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक्स नीड, ठीक है. पैसा ज़्यादा होगा तो लोग इधर उधर खर्चेंगे खाम खा में, पैसा कम होगा तो लोग समझ के खर्चेंगे, ठीक है. चलिए, ये जो है आपके ये इंपॉर्टेंट टेबल है, बट इस टेबल को आप लास्ट में देखना. ये बस जस्ट लास्ट मिनट रिवीजन के लिए मैंने आपके लिए बना दी है. एक एक करके इनको सबको देखेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कोएमओ. देन आपका देखेंगे हम सीधा, बस यही देखेंगे. ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ लेना, इसमें दिए है मैंने. एलटीवी, सीएआर डे टू डे उसमें यूज नहीं आते, बट स्टिल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना, ठीक है. चलिए, क्वांटिटेटिव टूल्स फॉर ऑफ आरबीआई, ठीक है. अब इसमें कुछ तरीके के जो नाम है मैंने बताया आपको, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ, ओएमओ, एलटीवी, ये सब, ठीक है. सीआरआर जो एसएलआर है ये आपके रिजर्व टूल है आरबीआई के, ठीक है. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एमएसएफ इंटरेस्ट रेट टूल है. ओएमओ मार्केट टूल है. कार्ड, एलटीवी, लेवरेज ये सेफ्टी टूल है, ठीक है. इस तरीके से है. चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है आपका, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, इजी है और मजा आएगा आपको, ठीक है. हाउ बैंकिंग सिस्टम वर्क इन इंडिया, ये आपका यहाँ पे सेंट्रल बैंक है आपका आरबीआई, ठीक है. इस जगह कुछ आपके गवर्नमेंट बैंक लिखे हैं मैंने, इस जगह प्राइवेट बैंक लिखे हैं, बीच में आते हैं आपके कस्टमर और बिजनेसेस और फर्म, ठीक है. अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जनरली बेसिकली क्या होता है, ठीक है. कस्टमर है, कस्टमर अपना पैसा जो है या तो गवर्नमेंट बैंक में डालेगा या प्राइवेट बैंक में डालेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर हैं, ठीक है. सब कस्टमरों ने जो है बैंकिंग, मतलब 100 तो ऑब्वियसली लाखों करोड़ों में है, बट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ. 1,000 कस्टमर मान लो, 1,000 कस्टमर ने 500 प्राइवेट बैंक के अंदर पैसा डाला, ठीक है, और 500 लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक में पैसा डाला, ठीक है. 1,000 कस्टमर है, 1,000 रुपये ही डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हुआ? 5 लाख. यहाँ पे कितना हुआ? 5 लाख, ठीक है. तो 5 लाख सरकारी बैंकों में पड़ा है, 5 लाख प्राइवेट बैंकों में पड़ा है, टोटल 10 लाख रुपए हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हुआ, कस्टमर ने अपना पैसा डाल दिया 1,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है, जितने लोगों ने भी डाला है. अब क्या होगा, हर बैंक का ना अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है कि भाई आपने जो है पर्सन ए है, बैंक जो है पर्सन ए को बोलता है कि भाई आपने 1,000 रुपये मेरे पास जमा किए हैं, एक साल के एंड में जो है मैं 1,000 रुपये की जगह आपको 1,024 रुपये दूंगा, यानी कि 2% का जो है एनुअल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है. कितने का मिल जाएगा? 2% का. तो 2% का देख लो, मतलब जो भी है, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल जाएगा. अब क्या होगा, कुछ बिजनेसेस होंगे, कुछ फर्म होंगी, इनको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है, लैंड परचेज करनी है, बिजनेस रन करना है, बहुत सारी चीज़ें. ये बैंक्स के पास जाएंगे, ठीक है, बोलेंगे कि सर हमें पैसा दे दो, बैंक बोलेगा बिल्कुल दे देंगे भाई साहब, क्या दिक्कत है, ठीक है. तो बोलेंगे कि हमने दो, बोलते नहीं है, मतलब यही दिक्कत है, बोलते नहीं है. 2% कस्टमर को दे रहे हैं जिनका पैसा इनके पास पड़ा है, ये बिजनेसेस को क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करें, कितने पे? 8%, 10% पे, यानी कि 2% तो इनको वापस देना है कस्टमर को, 8% जो बचेगा उसमें से इनका प्रॉफिट हो गया, सैलरी, लैंड, फलाना ढिकाना जो भी खर्चा बनता है, ये बेसिकली पूरा सिस्टम है. बैंक कमाता कैसे है? छोटी छोटी चीज़ों से कमाता है. पहला कमाई बैंक की क्या होती है, जब किसी को लोन देता है तो बदले में उसका इंटरेस्ट या ईएमआई आती है, वो एक बैंक का जो है पैसा हो गया, ठीक है. उसके बाद जो है नॉन मेंटेनेंस चार्ज का एक नया तरीका इन्होंने निकाला है लूटने का. उसके बाद जो है एटीएम के एनुअल चार्जेस होगी, ये सब जो है बैंक की कमाई है. खर्चे जो है सैलरी होगी, लैंड का देना है, रेंट देना है, वो सब होगा, ठीक है. दिस इज द वे हाउ बैंकिंग सिस्टम वर्क, ठीक है. इसमें दो चीजें मेन है, एक कस्टमर जो पैसा जमा कर रहा है बैंक के पास, और एक दूसरा कस्टमर जिसको हम बिजनेस या फर्म बोल रहे हैं, जो बैंक से पैसा उधार ले रहा है लोन के रूप में, ठीक है. अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, ठीक है. सबसे पहला की टर्म है हमारा सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो. नाम से क्या पता चल रहा है, कैश
दूसरा है रिजर्व और तीसरा है रेशो। कैश रिजर्व रेशो डेफिनेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिपॉजिट मस्ट बी केप्ट इन कैश विद आरबीआई विदाउट अर्निंग एनी इंटरेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल से समझा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, एक पर्सन ए है, ये बैंक के पास जाता है, बैंक को इसने 500 रुपये दिए, ठीक है। 500 रुपये आ गए बैंक के पास। अब आरबीआई ये बोलता है कि 500 रुपये तेरे पास आए हैं ना, कल को तू भाग जाएगा, मुझे तो इस बंदे को जिम्मेवारी देनी है, इसने तेरे पास बैंक खोला है सब कुछ, तो एक काम कर, 500 में से जो है 50 रुपये जो है तू मुझे देगा इसमें से, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। तो 50 रुपये आरबीआई के पास। अब कल को ये बैंक भाग जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है आरबीआई इस बंदे को पे कर देगा, जो भी इसने जो है जमा कराया होगा, ठीक है। सीआरआर सिंपल सा मतलब है कैश रिजर्व रेशो, यानी कि जब भी बैंक के पास कहीं से पैसा आता है कस्टमर से, तो वो कुछ परसेंटेज पैसा जो है आरबीआई के पास रखता है एज ए सिक्योरिटी विदाउट इंटरेस्ट। यानी जो 50 रुपये आरबीआई को दिए है ना इसने, इसके बदले में आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देगा इससे। अब खुद सोचो, कितने सारे बैंक है, कितने सारे लाखों कस्टमर्स हैं, डेली बेसिस पे आरबीआई के पास सीआरआर जो जमा हो रहा है, मान लो आरबीआई के पास 1 लाख करोड़ रुपए पड़े हैं ऐसे जो सीआरआर के हैं आपके, ठीक है। उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना आरबीआई को। अब आरबीआई क्या करेगा, इसी पैसे को जो है दूसरे लोगों को देगा इंटरेस्ट पे। किसको देगा, जो दूसरा बैंक है। कोई मान लो बैंक पहुंच गया, सर मैं दिवालिया होने वाला हूँ, मुझे पैसे दे। हाँ मिल जाएंगे भाई, 10% इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है सर मेरा काम चला दो, मैं दे दूंगा आपको। यानी कि लाख रुपए इसके बाद जो इकट्ठे हुए अलग अलग बैंकों से, इसने आगे लोन पे दिए, वहां से जो पैसा आएगा वो, मतलब इस तरीके से आरबीआई की इनकम बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली, इजी वे में और समझो तो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट का वो परसेंटेज जो बैंक को कैश फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है जीरो इंटरेस्ट पर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है सीआरआर का, कैश विद द आरबीआई अपॉन में टोटल डिपॉजिट ऑफ द बैंक इंटू में 100। अब सिंपल इसको अगर देखेंगे आप कैसे, मान लीजिए कैश विद द आरबीआई, आरबीआई के पास 50 रुपये रखे, ठीक है, गुना में आपका आएगा 100, अपॉन में क्या आएगा, टोटल डिपॉजिट ऑफ बैंक, बैंक का जो भी टोटल डिपॉजिट है वो, इसको काट पीट के करोगे तो कुछ परसेंटेज निकल आएगा। अप्रोक्सीमेट ये परसेंटेज जो है 4.5 के पास आप आसपास आपका रहता है। बैंक अपना पूरा पैसा लोन नहीं दे सकता, थोड़ा पैसा आरबीआई के पास रखना कंपलसरी है, वही सीआरआर है, ठीक है। मान लीजिए बैंक के पास वही 500 रुपये आए, 50 इसने अपने पास रखे, सॉरी बैंक के आरबीआई के पास रखे, 450 अपने पास रखे। अब 450 में से लोन दे सकते हैं, ठीक है। एक कैच और है इसमें, वो है आपका एसएलआर, वो बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल समझिए, बैंक के पास टोटल डिपॉजिट आया 1000 रुपये, 500 हजार एक ही बात है। सीआरआर है आपका 4.5% का, तो बैंक के पास 45 आरबीआई के पास रखने पड़े और बचे क्या, 955 रुपये, ये बैंक को लोन दे सकता है, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए अब, ठीक है। इसका फायदा और नुकसान सुनिए क्या होगा, सिंपल से वे में समझिए सीआरआर, ठीक है। एक सेकेंड। अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो सिंपल सा फंडा है, एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें आरबीआई बोलता है कि आपका जो है सीआरआर रख रहा हूं मैं 6% का, यानी कि आपके पास 1000 रुपये टोटल आए, 1000 में से आप 6% जो है मुझे दे दो, तो आपके पास 940 रुपये बचेंगे। अब बैंक क्या करेगा, 940 रुपये को यूज कर सकता है, किसको, लोन वगैरह देने के लिए, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि सीआरआर अगर आरबीआई बढ़ा दे, तो कहते हैं नहीं जी 60 में काम नहीं चल रहा है, पे एक काम करो, 1000 रुपये में से 100 रुपये हमारे पास रखो। तो 1000 में से 100 रखेगा तो कितना बचा बैंक के पास, 900 रुपये बचे। 900 रुपये बचे तो 900 लोन दे पाएगा। दूसरी कंडीशन में कितने दे पा रहा है, 940 रुपये दे पा रहा है। एक और तीसरी कंडीशन है जिसमें सीआरआर आरबीआई कम कर देगा। इस कंडीशन में क्या होगा, बोलेगा कि नहीं यार 60 रुपये की जरूरत नहीं, तो एक काम कर 50 ही दे दे। तो यहाँ पे बैंक के पास कितना बचेगा, 950 बचेगा। तीन कंडीशन, 900, 940, 950। नॉर्मल कंडीशन में 940, अगर सीआरआर बढ़ता है तो बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा होता है, ठीक है। इसका फर्क क्या पड़ेगा, आरबीआई बोलता है और पैसा मेरे पास रखो, यानी कि सीआरआर बढ़ा दे अगर आरबीआई, तो क्या होगा, लोन कम दे पाएगा बैंक, लिक्विडिटी कम हो जाएगी, पैसा ही नहीं मार्केट में होगा तो कैसे काम चलेगा। और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा आपका, राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन का सीधा सा फंडा है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ेगा। क्यों, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट तो उतने ही है आपके, ठीक है। सीआरआर अगर घटेगा तो, यानी कि सीआरआर अगर रिड्यूस होगा तो इससे क्या होगा, आपके पास जो लैंड करने के लिए जो पैसा है, आपके पास पैसा जो लोगों को देने के लिए वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आरबीआई बोलता है कि अपने मेरे पास पैसा कम रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा लोन दे पाएगा बैंक, ज़्यादा लोन दे पाएगा तो क्या होगा, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, और लिक्विडिटी अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ग्रोथ जो है आपकी बढ़ जाएगी। सिंपल सा है, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक इन्फ्लेशन के दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। मार्केट के अंदर अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, याद रखना है ये।
मनी सप्लाई अगर मार्केट में घटेगी तो इन्फ्लेशन कम होगा, सिंपल सा फंडा है। चलिए एसएलआर पे आ जाइए। अभी आरबीआई बोलता है कि भाई सिर्फ सीआरआर से काम नहीं चलेगा, कल को तू भाग गया डूब गया तो क्या होगा, ठीक है। अब मान लो एकदम से कोई कस्टमर पहुंच गया बैंक में, जी मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अब बैंक के पास है नहीं 5 लाख, तो बैंक की तो बेइज्जती हो जाएगी, आरबीआई की भी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए आरबीआई क्या बोलता है, तो एक काम कर यार, अपने पास ना थोड़ा सा एसएलआर और रख, लेकिन ये पैसा तो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। सिंपल से समझते हैं इसको। एसएलआर डेफिनेशन, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ bank's net demand and time liability that must be maintained in the form of liquid asset like cash, gold, approved security. Current SLR rate is 18%। सिंपल से उसमें समझते हैं। बेसिकली बैंक के पास जो पैसा आता है दो तरीके से आता है, दो फॉर्म में। पहला फॉर्म है आपका नेट डिमांड, ठीक है। दूसरा है आपका टाइम डिमांड, ठीक है। नेट डिमांड बेसिकली क्या होता है, लोगों ने सेविंग अकाउंट खुलवाया, 1,000 रुपये डाले, अगले दिन पहुंच जाएंगे सर मेरे वापस करो पैसे। बैंक ये थोड़ा ना कहेगा नहीं भाई कल तो तूने खाता खुलवाया, आज क्यों ले रहा है पैसे, देने पड़ेंगे टोटल ऑन द स्पॉट। तो इसी को हम बोलते हैं नेट डिमांड, यानी कि वो डिमांड जो कभी भी आ सकती है, ठीक है। एक होता है टाइम डिमांड। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने एफडी कराई किसी बैंक में, तो उसको पता है कि भाई मुझे 1 साल तक रखनी है, 2 साल तक रखनी है, वैसा तो नहीं कल को जाके कहेगा दो दो पैसा दो, ठीक है। तो ये होता है टाइम डिमांड, यानी कि वो पैसा जो बैंक को देना है इन द फॉर्म ऑफ नेट डिमांड या फिर टाइम डिमांड या फिर टाइम लाइबिलिटी, ठीक है। ये आप समझिए। तो उसके लिए जो है बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना है, यानी कि कल को कोई व्यक्ति आके खड़ा हो जाए कि मेरा पैसा वापस दो, वो देने के लिए पैसा होना चाहिए बैंक के। क्यों किया गया है वो समझिए। मान लीजिए पर्सन ए है, इसने जो है एसबीआई के पास, ठीक है, 1,000 रुपये रख दिए। 1,000 में से जो है 50 रुपये चले गए आपके सीआरआर में, ठीक है, दिख रहा होगा शायद। 1,000 में से 50 चले गए सीआरआर पे, एसबीआई के पास बचे 950 रुपये। एसबीआई ने 950 के 950 जो है लोन दे दिया, ठीक है। अब एसबीआई के पास है 0 रुपये। कल को ए पर्सन वापस आया, बोला जी एक काम करो, मैंने 1,000 रुपये आपको दिए थे, आप एक काम करो मुझे नहीं रखने आपके बैंक में, मेरे जो है 1,000 के 1,000 रुपये वापस कर दो, ठीक है। अब 1,000 रुपये कहाँ से लाएगा एसबीआई, एसबीआई के पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो एसबीआई इसलिए जो है आरबीआई क्या बोलता है, भाई तू हर ट्रांजेक्शन में से, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये तेरे पास आए तो इसमें से ना 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन जो है एक एसएलआर का फंड जो है वो बना अपने पास, ठीक है। अब कल को ऐसा होगा 10 लोग 20 लोग 50 लोग 100 लोग 200 लोग जो है बैंक में पैसा जमा करते हैं। हर दूसरा बंदा थोड़ा ना अगले दिन जाके पूछ रहा है कि मेरा पैसा वापस दो, ठीक है। तो ये जो रिजर्व इकट्ठा होगा इसमें से फिर इस बेवकूफ को 1,000 रुपये दे देंगे, ले पकड़ 1,000 रुपये भाग जाए ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिकली फंडा होता है एसएलआर का, ठीक है। सिंपल अगर देखेंगे तो लिक्विड एसेट अपॉन में नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, आपका एसएलआर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझिए। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, बैंक को अपने पास ही कुछ पैसा सेफ रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड। किस किस फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश यानी कि छुट्टे पैसे नोट, ठीक है। उसके बाद जो है आपका गोल्ड, यानी कि गोल्ड के बुलियन वगैरह खरीदो, क्योंकि गोल्ड लिक्विड होता है, कभी बेच दो पैसा मिल जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स होती हैं वो सब इस फॉर्म में जो है आरबीआई को इसको क्या नाम है, बैंक को अपना जो है पैसा रखना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एसएलआर बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि सर सीआरआर में एसआरआर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सीआरआर का जो पैसा होता है वो आरबीआई के पास रखा होता है, एसएलआर का जो पैसा है बैंक के अंदर ही रखा होता है, जिसको बैंक टच नहीं कर सकता, छेड़ नहीं सकता, ठीक है। ये मैंडेटरी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बैंक के पास टोटल 1,000 रुपये आए, एसएलआर बना दिया 20% का, तो बैंक क्या करेगा, 200 रुपये अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्डन, ये सब। 800 रुपये बचे बैंक के पास तो वो लोन दे सकता है, सिंपल, ठीक है। अगर इस कंडीशन को देखा जाए तो, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में होता है कि 1,000 रुपये टोटल आए, 1,000 में से 50 जो है सीआरआर में चले गए, ठीक है। मान के चल 200 रुपये तोरे जो है एसएलआर में चले गए, तो कितने बचे एग्जैक्टली, 750 रुपये बचे। इसको जो है बैंक फिर खर्च कर सकता है अपनी मर्जी से, ठीक है। ये दो कंडीशन मैंने आपको समझाई। चलिए अब आते हैं बैंक रेट के ऊपर, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है बेसिकली। डेफिनेशन क्या होती है बैंक रेट की, नाम से पता चल रहा है बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड मनी टू द शेड्यूल कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट कोलेट्रल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है कि जब आरबीआई पैसा लैंड करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, शेड्यूल कमर्शियल बैंक बेसिकली वो कमर्शियल बैंक जो प्रॉपर जो है फाउंडेड बैंक है, हमारे प्रॉपर जितने भी अच्छे बैंक हैं उन सबको कमर्शियल बैंक के अंदर जो है बोला जाता है। यानी कि वो इंटरेस्ट रेट जिसपे आरबीआई जो है पैसा लैंड करता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक को फॉर लॉन्ग टर्म विदाउट कोलेट्रल, यानी कि बदले में कुछ नहीं रखना। एग्जाम्पल के तौर पे एच डी एफ सी है, ठीक है, एक सेकेंड, मान लीजिए एच डी एफ सी है, हाँ जी, मान लीजिए एच डी एफ सी बैंक का भागा भागा गया आरबीआई के पास, ठीक है। आरबीआई जी पैसे नहीं है यार मेरे पास, एक काम करो मुझे पैसे दे दो। आरबीआई से लिए इन्होंने 1,000 करोड़, ठीक है। अब 1,000 करोड़ जो है, अब ऑब्वियसली चीज है, एक बंदा एक दो दिन के लिए ले रहा है, एक एचडीएफसी बोल रहा है कि मुझे ना जी बहुत सारी ब्रांचेस खोलने और बहुत सारे काम करने हैं, आप एक काम कर दो मेरे लिए,
आप सिंपल सा ना मुझे जल्दी से एक वो दे दो, क्या बोलते हैं, लोन दे दो, लोन दे दो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अब कोई बंदा लोन ले रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको सोचिए आरबीआई क्या बोलेगा, ठीक है यार तू लोन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक काम कर, मैं तुझे 5% पे जो है लोन दे देता हूँ, बदले में इसको कोई सिक्योरिटी भी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग लोन लेने जाओगे तो घर के कागज रखो ये सब, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंदर जो है कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है, सिंपल जो है लोन जो है आरबीआई दे देता है, ठीक है। करंट बैंक रेट जो है आपका 6.75% है। इम्पैक्ट क्या होगा बैंक रेट चेंजेस का, बैंक रेट अगर बढ़ जाएगा, सिंपल से वे में समझना इसको, अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल आरबीआई का करंट बैंक रेट जो है 6.7% है, ठीक है, मतलब जो भी लाख रुपए भी लगता है जो भी, बैंक रेट अगर इंक्रीज होगा तो लोन जो है कॉस्टलियर हो जाएंगे। कैसे, अब बैंक रेट 6.7% का है, एचडीएफसी गया, बोला जी पैसे दे दो, आरबीआई बोलेगा दे देंगे, लोन बोलेगा कितना, बोला 10%। अब खुद सोचो, जिसके घर पे लोन पे 10% मिल रहा है कोई चीज़, तो आगे लोन वो सस्ता थोड़ा ना देगा, तो वो उससे ज़्यादा देगा ताकि वो भी रिकवर हो पाए। तो इससे क्या होगा, लोन जो है कॉस्टली और हो जाएंगे, किसके लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि एचडीएफसी फिर 10 से ऊपर ही देगा, राइट। इससे क्या होगा, रिड्यूसेस क्रेडिट एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि मार्केट के अंदर पैसा कम जाएगा, क्योंकि लोग लेंगे नहीं, क्योंकि इतना महंगा लोन कौन लेगा। उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। रीजन बीइंग, जब पैसा फ्री फंड में मार्केट में सस्ते उसमें मिलता है तो लोग जल्दी भागते हैं इधर उधर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ऑप्शन है मेरे पास कि 5% पे लोन मिल रहा है, एक ऑप्शन है मेरे पास कि 12% पे लोन मिल रहा है, मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो मैं 5% पे लूंगा ना भाग के। जब 12% लोन हो जाएगा, मैं सोचूंगा इतना महंगा, इतनी महंगी ईएमआई हो जाएगी, तो मैं गाड़ी थोड़ा डिले कर देता हूँ। तो उससे क्या होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है आपका, ठीक है। बैंक रेट डिक्रीजेज, मान लो बैंक रेट 6.7% है, अब आरबीआई बोलता है कि नहीं यार एक काम करो, मजा नहीं आ रहा काम करने में, काम करो तुम 5% पे लोन उठा लो, तो एचडीएफसी ने मान लो 5% पे लोन उठाया। अब जो लोन एचडीएफसी 12% पे दे रहा था, तो ये क्या करेगा, 5% पे लेके 7% पे दे देगा। तो 7% पे देगा, क्या होगा, चीपर हो जाएंगे लोन। लोन अगर चीपर हो गए तो क्या होगा, क्रेडिट बूस्ट होगा, इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, लोगों के पास पैसा जाएगा, तो लोग खरीदेंगे सामान इधर उधर, ठीक है। यूज फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडिंग टू द बैंक, अनलाइक रेपो रेट विच इज शॉर्ट टर्म। बैंक रेट में और रेपो रेट में क्या फर्क होता है, रेपो रेट जो है छोटे कम टाइम के लिए होता है, बैंक रेट जो है आपका लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, अनलाइक रेपो रेट वेयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर प्लेस्ड, यानी कि बैंक को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है आरबीआई के पास, तब पैसा मिलता है। रेपो रेट के अंदर, बैंक रेट के अंदर कोई सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस लोन इंटरेस्ट रेट, अ हायर बैंक रेट इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट फॉर बैंक विच देन पास इट ऑन टू द कस्टमर, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अब ये पर्पस देख लीजिए, बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म लेंडिंग, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है, कोलेटरल कोई कोलेटरल की जरूरत नहीं है, कोलेटरल यहाँ पे देने की जरूरत पड़ती है। करंट रेट 6.75 है यहाँ का, 6.50 है किसका, आपका रेपो रेट का। ये कम क्यों है बाय द वे, क्योंकि ओब्वियसली सिक्योरिटी वगैरह रखी हुई है, उसके बाद जल्दी ही वापस भी दे देगा, ठीक है। इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली अफेक्ट द लिक्विडिटी, ये क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए तो डायरेक्टली लिक्विडिटी को ही इम्पैक्ट करता है। देन आते हैं आपके रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अंदर एक वर्ड आता है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। एलएएफ क्या होता है, एलएएफ इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज बाय आरबीआई टू मैनेज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, यानी कि बहुत कम समय के लिए लिक्विडिटी जो है बैंकिंग सिस्टम के लिए मैनेज करने को हम क्या बोलते हैं, एलएएफ। पर्पस क्या होता है इसका, इट हेल्प बैंक बोरो और पार्क एक्सेस फंड विद द आरबीआई थ्रू रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन। सिंपल सा मतलब ये है, जब बैंक के पास पैसा कम हो जाए तो रेपो रेट के थ्रू आरबीआई से पैसा ले सकता है, जब बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाए तो रिवर्स रेपो रेट के तरीके से जो है पैसा आरबीआई को दे सकता है और वहां से इंटरेस्ट ले सकता है, ठीक है। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इसके, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट और रिवर्स रेपो रेट दूसरा होता है आपका, ठीक है। सिंपल सा फंडा देखिए, बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेपो रेट करंटली द मेन पॉलिसी रेट व्हेन यूज्ड व्हेन बैंक नीड लिक्विडिटी। रिवर्स में क्या होता है, बैंक डिपॉजिट सरप्लस विद, मैं आगे बताऊंगा आपको इसमें, डोंट वरी। बैंक डिपॉजिट सरप्लस मनी विद द आरबीआई एंड अर्न इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज गिवन एट द रिवर्स रेपो रेट यूज्ड व्हेन एक्सेस लिक्विडिटी नीड्स टू बी एब्जॉर्ब। सिंपल सा फंडा समझिए आप, ठीक है। मान लीजिए शेड्यूल बैंक है आपके सारे के सारे कमर्शियल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब है, ठीक है। अब जो है आरबीआई से पैसा अगर उठा रहे हैं लोग, ठीक है, आरबीआई से पैसा अगर उठा रहे हैं तो आरबीआई बोलेगा ठीक है जरूर तुम्हें ले लो पैसा मुझसे, आपको जो है इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा कितना, 6%। यानी कि जितने भी बैंक है, मान लीजिए कोई बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आरबीआई से 1,000 करोड़ रुपए का लोन उठाया है, तो इसको जो है 6% जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, किसको, आरबीआई को, ठीक है। अब इसकी मजबूरी है, लेना है उसको, काम चलाना है अपना। अब रिवर्स रेपो में क्या होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास आगे मान लो 1,500 करोड़ के फंड, ठीक है। अब 500 करोड़ ज्यादा हो रहे हैं, उसको 1,000 करोड़ ही चाहिए ऑपरेशन मैनेज करने के लिए, तो बोलेगा एक काम करो भाई साहब, आप ना एक काम करो, 500 करोड़ जो है एक्स्ट्रा मेरे पास पड़े हैं ना, ये ले लो। आरबीआई बोलेगा ठीक है मैं ले तो लूंगा, पर मैं 3% दूंगा तुझे। रीजन मीन
भाई आरबीआई अपना घाटे का सौदा क्यों करे, उसको जरूरत ही नहीं है। इसको जरूरत है ना, इसके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो ये क्या करेगा, 500 करोड़ रुपए एट अ रेट ऑफ 3% इंटरेस्ट दे देगा आरबीआई को। अब आरबीआई क्या करेगा, अगेन इसको घूम फिर के दे देगा किसको, कैनरा बैंक को दे देगा। कितने पे, 6% पे। अब सोचो 3% इसको किसको देने हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा को देने हैं। 6% ये किससे कमा रहा है, कैनरा से कमा रहा है। तो 3% का नेट प्रॉफिट किसका हुआ, आरबीआई का। इसलिए आप देखेंगे आरबीआई के पास पैसे की कोई कमी ही नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। नाम से पता चलता है, रेपो रेट यानी कि जब बैंक आरबीआई से पैसा उठाता है, और रिवर्स रेपो रेट जब बैंक अपना पैसा जो है आरबीआई के अंदर डालता है, जो सरप्लस है। याद रखने का तरीका भी मैं आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ, ठीक है। अब ये बताओ, आपके हिसाब से रेपुटेशन किसकी ज्यादा अच्छी हुई, ठीक है। रेपुटेशन किसकी ज्यादा अच्छी है, आरबीआई की। अरे आरबीआई डैडी है भाई सबका, ठीक है। यानी कि रेपो रेट, आरबीआई की रेपो इतनी तगड़ी है, आरबीआई लोगों को पैसा बांट रहा है, ठीक है। यानी कि वो कंडीशन जब आरबीआई पैसा देता है किसको, बैंक्स को। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स, ठीक है भाई साहब पैसे एक्स्ट्रा ले लो। तो हाथ पैर जोड़ के जो है, जब बैंक पैसे वापस देते हैं आरबीआई को और इंटरेस्ट कमाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, रेपो रेट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि आरबीआई इतना फुद्दू नहीं है कि बैंक्स का पैसा अपने पास रखेगा और उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देगा, नहीं। कमाता है आरबीआई, सिंपल सा फंडा याद रखना, ठीक है। देन आती है आपका एमएसएफ, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। नाम से पता चल रहा है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसका मतलब क्या है, इट इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक व्हेन दे नीड इमरजेंसी फंड ओवरनाइट। यानी कि रातों रात उनको बिल्कुल पैसा अभी चाहिए भाई साहब, बस मुझे नहीं पता, मुझे तो अभी चाहिए। उस कंडीशन में जो है आपका वर्ड यूज होता है एमएसएफ। रेपो रेट के अंदर क्या होता है, थोड़ा टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम, मतलब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। ये बिल्कुल ही 1, 2, 3 दिन के लिए जो है यूज होने वाला फंड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा लेगा आरबीआई, सिंपल सा फंड है। रेपो रेट जो भी चल रही होगी प्लस में 0.725, यानी कि अगर 6.5 जो आपकी रेपो रेट है, प्लस में 0.25 एडिशनल लेगा, ठीक है। फायदा क्या है, एमएसएफ रेट का इंक्रीज होने से क्या होगा, कॉस्टलियर हो जाएगी बोरिंग, ठीक है। यानी कि पैसा उठाना महंगा हो जाएगा बैंक के लिए, तो बैंक क्या करेंगे, एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करेंगे। उससे क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन होगा, क्योंकि पैसा लेंगे ही नहीं लोग, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। एमएसएफ रेट डिक्रीज अगर हो जाएगा, कि बोल रहे हैं कि 6.75 है, तो एक काम कर 5% पे ले जा मुझसे। उससे क्या हो जाएगा, अब बैंक्स जो है उसके लिए लोन लेना आरबीआई से सस्ता हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे एमएसएफ और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है, इमरजेंसी ओवरनाइट बोरोइंग, यहाँ पे लोन, रेगुलर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। एसएलआर सिक्योरिटी बियॉन्ड मिनिमम रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हायर देन रेपो रेट, पेनल्टी रेट, यानी कि तुझे इमरजेंसी रातों रात जरूरत पड़ रही है तो पेनल्टी खा, कितने की, 0.25% की। लोअर देन एमएसएफ, और करंट रेट इतना है, इसका इतना है, सिंपल, ठीक है। फिर आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का क्या मतलब है, आरबीआई मार्केट में गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदता है या बेचता है, सिंपल। आरबीआई पैसा डालने या निकालने का गेम खेलता है बेसिकली, ठीक है। तो दो कंडीशन होती है, एक है जिसमें आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए जो है पैसा डालेगा मार्केट के अंदर, और एक ओपन मार्केट ऑपरेशन से पैसा निकालेगा, सिंपल समझते हैं। केस वन, जब आरबीआई बाय करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज, आरबीआई बैंक से बॉन्ड खरीदता है, ठीक है। बेसिकली गवर्नमेंट के पास बॉन्ड होते हैं, ठीक है। उन बॉन्ड के बदले गवर्नमेंट को जो है पैसा मिल जाता है, और जब बॉन्ड वापस गवर्नमेंट लेगी तो पैसा दे देगी, सिंपल। तो इसमें क्या होगा, आरबीआई बैंक से जो है बॉन्ड खरीदता है, देसी एग्जांपल से समझिए। बैंक के पास जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड है, यानी कि गवर्नमेंट ने बोला ये लो 1000 करोड़ रुपए दो हमें, ये मेरा जो है गवर्नमेंट का बॉन्ड है, ठीक है। आरबीआई बोलता है ये बॉन्ड मुझे दे दे, किसको बोलेगा, बैंक को बोलेगा, ठीक है। और बदले में आरबीआई क्या करेगा, बैंक को पैसे दे देगा, किसको, एसबीआई को, ठीक है। एसबीआई के पास, अच्छा इसको सिंपल और कर देता हूँ, ठीक है। तीन एंटिटी हैं, आरबीआई, एसबीआई, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने एसबीआई को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, ठीक है। बदले में क्या लिया गवर्नमेंट ने, 1000 करोड़ रुपए ले लिए, ठीक है। अब एसबीआई को 1000 करोड़ कहाँ से आने हैं आपके, एसबीआई को 1000 करोड़ आने हैं गवर्नमेंट से, क्योंकि उनके पास बॉन्ड था। अब गवर्नमेंट का बैंक कहाँ पे है, आरबीआई के पास है। तो आरबीआई क्या बोलेगा, यार एक काम कर, तूने जो पैसा उठाया है ना गवर्नमेंट से, जो पैसा दिया है तूने गवर्नमेंट को, वो तो मुझे दे दे, ठीक है। तो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी किस पे चलेगी, आरबीआई पे चलेगी। अब 1000 करोड़ जो है आरबीआई दे देगा किसको, एसबीआई को। तो एसबीआई का और गवर्नमेंट का तो कोई मतलब रहा नहीं सीधा। अब इससे क्या होगा वो समझिए, मार्केट में पैसा बढ़ गया, ठीक है। मान लीजिए आरबीआई बाय कर लेता है, तो बदले में 1000 करोड़ दे रहा है एसबीआई को, तो एसबीआई के पास 1000 करोड़ आ गया, घर पे थोड़ी ना रखेगा, वो लोगों को देगा लोन के फॉर्म में। तो मार्केट में पैसा बढ़ गया, यानी लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि पैसा ऑलरेडी सरप्लस है। तो आरबीआई बोलेगा, एसबीआई बोलेगा सॉरी, कि यार एक काम करो, पहले 6.75% का इंटरेस्ट रेट था, अब एक काम करो 5% पे लोन उठा लो मुझसे, लो गाड़ियां जिसको जो खरीदना है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी में क्या आएगा, बूस्ट आएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए दूसरा केस है, आरबीआई सेल करता है, जब आरबीआई बॉन्ड्स को बेच देता है, किसको, अब आरबीआई के पास भी गवर्नमेंट के बॉन्ड है। तो आरबीआई क्या बोलेगा इस केस में, एक सेकंड रुको बस,
गवर्नमेंट ने आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी, 1,000 करोड़ उठाया। अब ये 1,000 करोड़ जो है आरबीआई के पास है, आरबीआई क्या बोलेगा कि एक काम कर एसबीआई, तू मुझे 1,000 करोड़ दे दे और ये ले बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, एसबीआई के पास जो एक्सेस 1,000 करोड़ रुपए थे उसने आरबीआई को दे दिए। इसके पास क्या आ गई, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, आरबीआई बोलता है बॉन्ड ले जाओ, आरबीआई के पास जो बॉन्ड थे वो एसबीआई को दे दिए, एसबीआई ने पैसा दे दिया, बैंक पैसा दे दिया बदले में। बैंक के पास क्या हो गया, पैसा कम हो गया ना, जो 1,000 करोड़ लोन में बांट सकता था वो नहीं है उसके पास बांटने के लिए, तो क्या होगा, मार्केट से पैसा गायब हो गया, यानी लिक्विडिटी नहीं बची, 1,000 करोड़ की खत्म। इंटरेस्ट रेट महंगा करना पड़ेगा, क्योंकि और जो बचा हुआ पैसा है उस पर सस्ता लोन थोड़ा ना देगा, ऑलरेडी पैसे की कमी है तो महंगा बेचेगा। महंगा बेचेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी आपकी, सिंपल है। तो इसमें सिंपल सा फंडा याद रखिए, आरबीआई जब बाय करता है, ठीक है, तो पैसा इंजेक्ट करता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं। आरबीआई जब बेचता है तो पैसा एब्जॉर्ब हो जाता है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय, पैसा डालो, ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल, पैसा निकालो, ठीक है, सिंपल है। चलिए, ये एग्जांपल और डिटेल में समझना हो तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका इतना ही है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पहला है, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड द टोटल एसेट्स, ठीक है। क्या ऑप्शन दिए हैं, सीआरआर, एसएलआर, सीबीआर और एसबीआर। ये दो तो हमने पढ़े ही नहीं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर में क्या होता है, जब कुछ परसेंटेज ऑफ कैश आरबीआई के हैंड में रखता है, कौन, बैंक। और एसएलआर में इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड फलाना ढिकाना, ये सब, ठीक है। ऑप्शन देखो, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड द टोटल एसेट, ठीक है। तो क्या आएगा आपका, सीआरआर, एसएलआर, ये और ये, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, पहले सोचो, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे ना आपको फुद्दू बनाया गया है, ठीक है, क्यों, यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसमें क्या बोला है, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, दिस रेशियो इज नोन एज। बहुत शाणे है यूपीएससी, इसको पता है कि बच्चा या तो सीआरआर लगाएगा या एसएलआर लगाएगा। इन्होंने मोस्ट प्रोबेबिलिटी कर दी कि एसएलआर लगा, क्योंकि कैश जो वर्ड लिखा है ना, बच्चे यहीं पे फिसल जाएंगे। कैश, यार कैश तो बैंक अपने पास रखता है, लेकिन ध्यान रखिए कैश इन हैंड का सिंपल सा मतलब है आरबीआई के पास वो पैसा रख रहा है। अगर यहाँ पे एसएलआर होगा तो एसएलआर में क्या लिखेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गोल्ड, और क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, ये जो भी है आपका कैश वैसे वाला, ये विद द बैंक इटसेल्फ लिखेगा। अगर बैंक इटसेल्फ आ जाए तो एसएलआर आएगा, इस कंडीशन में आंसर आएगा सीआरआर, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, सीपीएफएससी 2023, इफ द सीआरआर इज लोवर्ड बाय द आरबीआई, सप्लाई ऑफ द मनी इन द इकोनॉमी विल बी। कुछ नहीं करना, दिमाग से डंप कर दो सब चीजें, सिंपल सी दो चीजें याद रखो, ठीक है। क्या याद रखना है, सीआरआर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने क्या बताया था, एक पर्सन ए है, इसने 1,000 रुपये जमा किए किसमें, एसबीआई के अंदर, ठीक है। अब एसबीआई के पास 1,000 रुपये में से क्या होगा, 950 एसबीआई अपने पास रखेगा, 50 रुपये किसके पास जाएंगे, आरबीआई के पास, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई ज्यादा इफ एंड बट्स नहीं है, राइट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ये भाई, ठीक है, ये लो। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कैश रिजर्व रेशियो इज लोवर्ड बाय द आरबीआई, यानी कि पहले जो है 50 रुपये आरबीआई के पास रख रहा था, ठीक है। अब क्या कह रहा है एसबीआई की, नहीं यार एक काम कर तू, एसबीआई भाई 50 रुपये की जगह ना तू मुझे सिर्फ 30 ही दे दे, ठीक है। यानी कि ए ने जो है एसबीआई के पास जो है 1,000 रुपये जो जमा किए उसमें से 50 देने थे पहले आरबीआई को, अब देने हैं 30, यानी कि 1,000 में से 30 घटा दो, कितना बचा, 970। पहले क्या था आपके पास, बैंक के पास 950 रुपए थे एसबीआई के पास, अब है 970 रुपए। तो क्या हो गया, जब पैसे बैंक के पास ज्यादा होंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा मनी जो है मार्केट में दे पाएगा। अब 950 को 970 मत देखो, आप ये देखो कि हजारों करोड़ों की जब बात होगी तो कितना होगा, ठीक है। यानी कि पहले 950 रुपए थे बैंक के पास, अब 970 रुपए हैं, तो बैंक क्या करेगा, ज्यादा लोन दे सकता है, ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, वो सब चीजें। ऑप्शन देखिए, रिमेन अनचेंज, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई जो है एक अनचेंज होगी, कैसे हो सकता है भाई, डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी भाई, अगर आरबीआई बढ़ाएगा तो ही तो डिक्रीज होगी, इंक्रीज, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि पहले 950 रुपए थे बैंक के पास देने के लिए, अब 970 रुपए हैं, तो मनी सप्लाई मार्केट के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगी, ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट, ओके जी, ठीक है, बात एक स्टेटमेंट होगी। दूसरा है आपका, Central bank can increase the money supply by increasing the bank rate. Central bank can increase the money supply by purchasing security from the public. Central bank can decrease the money supply by increasing the cash reserve ratio. सिंपल सा चीज, अगेन कुछ नहीं करना, बहुत इजी है।
अब जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता ना बेसिकली वो गलत करके आएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। पहला स्टेटमेंट देखो, सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, ठीक है, कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। बैंक रेट था आपका, मान लीजिए बैंक रेट 6.75 है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इंक्रीजिंग द बैंक रेट, मनी सप्लाई के ऊपर बात हो रही है। मनी सप्लाई इज ऑल रिलेटेड टू व्हाट, कि कितना पैसा बैंक के पास है, जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा मनी सप्लाई होगी, सिंपल सा फंड है। आरबीआई ने बैंक रेट किया 6.75%, अभी आरबीआई कह रहा है कि नहीं जी 6.75 नहीं, आपका तो 10% लगेगा, ठीक है। अब सोचो, पहले जो पैसा यहाँ पे 1,000 रुपये दिया मान लो आरबीआई ने एसबीआई को, ठीक है, इसके ऊपर जो है 6.75% देना था, किसको, एसबीआई को। अब देना है 10%, तो यानी कि ऑलरेडी जो पैसा 6.75% निकलता था, इसको इस वजह से भी समझ सकते हो आप। मान लीजिए 1,000 रुपये हैं, पहले 6.75% के हिसाब से मान लो 50 रुपये जो है इंटरेस्ट के फॉर्म में देने पड़ते थे एसबीआई को वापस आरबीआई को, ठीक है। तो कितने बचे, 950। अब कह रहा है जी 10% देना पड़ेगा, यानी कि 900 रुपये ही बैंक के पास बचे। तो ये क्या हो गया, घट गया ना ये। लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई, ठीक है, इंक्रीजिंग द बैंक रेट, यानी बैंक रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी। गलत है दोस्तों, घटेगी ये सप्लाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन में 950 रुपये बच रहे हैं, एक में 900 रुपये बच रहे हैं, तो क्या होगा, मनी सप्लाई घट जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। सेकंड है, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से सिक्योरिटी जो है बैंक परचेज कर लेगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, आरबीआई, बीच में है आपका एसबीआई। अब सोचो क्या है, सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक। एसबीआई के पास गवर्नमेंट के बॉन्ड है, आरबीआई कह रहा है कि ये बॉन्ड मुझे दे दो। अब ये बॉन्ड किसके पास चले गए, आरबीआई के पास चले गए। तो बदले में क्या दिया, 1,000 करोड़ रुपए दे दिया आरबीआई ने एसबीआई को। अब 1,000 करोड़ ऑलरेडी एसबीआई जो है उसके पास तो नॉर्मल था, वो 1,000 करोड़ एडिशनल आ गया, तो वो क्या करेगा, सस्ते लोन देगा मार्केट में। सस्ते लोन देगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी मार्केट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि 2 ओनली भी हो सकता है आंसर, 2 एंड 3 ओनली भी हो सकता है। थर्ड है आपका, द सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशो। बिल्कुल सही बात है। सीआरआर, मान लीजिए पहले कितना था, 6% है। अब कह रहा है कि सीआरआर को जो है, बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द सीआरआर। अब कह रहा है कि सीआरआर बढ़ा दो, 10% कर दो, ठीक है। एक कंडीशन थी जहां पे 950 रुपये बच रहे थे, दूसरी कंडीशन है कि 900 ही रुपये बच रहे हैं, तो ये तो सही बात है, मनी सप्लाई क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, आंसर विल बी 2 एंड 3। कंसेप्ट को बिल्कुल ईजी वे में समझिए और अप्लाई करिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। बैंक रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड लोन्स टू सीपीएफसी 2008 शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। What is bank rate? Quite often in news, CISF LDC एग्जाम 2013. It is the rate at which RBI lend to the commercial bank. यही आंसर है दोस्तों, ठीक है। द टर्म रेपो रेट समटाइम फाउंड इन द न्यूज रिलेटेड टू CISF LDC 2014 बैंकिंग सिस्टम, ओके। ये आ जाइए देन, एक सेकंड, हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लगा ले। अच्छा और भी है क्या, ओके 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 ओके, एक मिनट भाई। CPFSC 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94। क्या कह रहा है इसके अंदर, तीन स्टेटमेंट दिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट पीरियड। सिंपल सा फंडा समझिए, मैं लिखा था यहाँ पे आरबीआई, यहाँ पे आपका बैंक, रेपो क्योंकि रेपो बढ़िया है आरबीआई की, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। क्या बोल रहा है, रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लैंड टू द कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड, यानी ये बात हो रही है, 100% ट्रू है, ये सही है स्टेटमेंट। रिवर्स रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट विच आरबीआई पेज टू द कमर्शियल बैंक ऑन अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। बिल्कुल सही बात है, बैंक जब आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करेंगे तो आरबीआई जो इनको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गैप बिटवीन द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट हैज बीन डिक्लाइनिंग इन इंडिया इन द रिसेंट पार्ट। किस किस के बीच में, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो इस बारे में ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी जो है इनकरेक्ट है। दो ऊपर वाले सही है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछे है, नोट करेक्ट के बारे में पूछा है। 3 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर सीआरआर सीडीएस 2020 के अंदर पूछा है। क्या बोल रहा है इसमें, फिर क्वेश्चन नंबर 52 में सीआरआर के बारे में पूछा है, ठीक है। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट, ठीक है। द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड विद द एज बैलेंस विद द आरबीआई, ठीक है। शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट यानी कि गोल्ड, कैश, बॉन्ड, ये सब क्या था, हमने एसएलआर में पढ़ा था कि बैंक अपने पास ही रखता है, वही बात कर रहे हैं, ठीक है।
द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड एज बैलेंस विद द आरबीआई। सही बात है, आरबीआई के पास जो पैसा जो है बैंक रखेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट बैंक हैव टू होल्ड एज अ पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व। नहीं, द रेशो ऑफ द कैश होल्डिंग रिजर्व टू द बैंक। नहीं, ये दोनों नहीं होंगे, बी होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112। 112 का क्या है, विद द इंक्रीज इन द बैंक रेट बाय द आरबीआई। क्या होगा आपका, बैंक रेट जब बढ़ जाएगा, अगेन ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। कौन सी स्टेटमेंट से, ये वाला है। कहाँ गया भाई, ये वाला जो था। ठीक है, समझ लो इसको, लास्ट क्वेश्चन है। विद द इंक्रीज इन द बैंक रेट बाय द आरबीआई। बैंक रेट हमने पढ़ा था, जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई पैसा देता है, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म। कितना लॉन्ग टर्म पे, मान के चलो लॉन्ग टर्म पे दे रहा है बैंक रेट, मान लो 6% का एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, क्या बोल रहा है, विद द इंक्रीज इन द बैंक रेट। अब 6% पे दे रहा है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट 6% का लगा लो, 60 रुपये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसको अगर बढ़ा के 10% कर दें तो 100 रुपये हो गया। यानी कि 1000 रुपये में से जो पहले 60 रुपये लगते थे उसके 1000 रुपये लगे, 100 रुपये लगेंगे, तो 900 ही तो बचा। तो क्या होगा इससे, अब बैंक के पास पहले 940 रुपये थे देने के लिए, अब जो है सिर्फ 900 रुपये है, तो बैंक क्या करेगा, अपनी जेब से थोड़ा ना भरेगा, लोन्स को महंगा कर देगा। तो क्या होगा इसमें, क्रेडिट विल बिकम कॉस्टली, यानी लोन जो है महंगे हो जाएंगे। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, आरबीआई कैन अचीव मॉनेटरी टाइटनिंग बाय रिड्यूसिंग द रेपो रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, आरबीआई कैन अचीव मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी टाइटनिंग बाय द रिड्यूसिंग द रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट आपका क्या है, रेपो रेट मान लीजिए 6% है। आरबीआई कैन अचीव मॉनेटरी टाइटनिंग। टाइटनिंग का मतलब क्या है कि भाई पैसा जो है मार्केट से निकालना है, तो अगर रिड्यूस कर देगा इसको 6% से 4% कर देगा, तो मार्केट में पैसा ही पैसा हो जाएगा ना, सस्ता हो जाएगा लोन। तो हर दूसरा बैंक जो है क्या करेगा, सस्ते लोन बेचेगा। तो टाइट कैसे हुआ, तो लूज हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। आरबीआई कैन रिड्यूस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग द सीआरआर। सीआरआर हमने पढ़ा था कि पहले जो है 60 रुपये लगते हैं 1000 के ऊपर, अब ये कह रहा है कि इसको घटा के 40 कर दो 1000 के ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सीआरआर को घटा के जो है मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या होगी, बताओ, बढ़ जाएगी भाई। पहले आपके पास सिर्फ कितने थे, 940 रुपये थे मार्केट में देने के लिए, अब 960 रुपये हैं, तो ये तो बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, आरबीआई कैन रिड्यूस लिक्विडिटी नहीं, इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग द सीआरआर। तो इसका आंसर आएगा नीदर वन नो टू। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफी लंबा वीडियो बना, एंड पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूँ लेक्चर अच्छा रहा होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा रहा तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, ताकि हम इकोनॉमी के ऊपर ऐसे ही और भी लेक्चर बना सके। ठीक है, एक दो बार देख लेना दोस्तों, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा पढ़ोगे तो हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।